ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ एटवुड्स मशीन देखने वाले हैं और फिर देखेंगे कि इसकी हेल्प से अपन ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। इसमें आपसे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी पूछा हुआ है, तो बहुत सारी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर अपन ये इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट देख लेते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है वो देखते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे दो मास थे M1 और M2। ये किसी मासलेस पुली से अटैच्ड है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है। सपोज मैंने बोल दिया कि यहाँ पे टेंशन T था और ये स्ट्रिंग भी अपन ने मासलेस एज्यूम की, तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा और ये जो सपोर्ट है यहाँ पे 2T टेंशन होगा, ठीक है ना। टेंशन हमेशा जिस बॉडी पे लगाते हैं उस बॉडी से दूर जाता हुआ दिखा रहे हैं। तो ये कुछ फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहीं पे दिखा दिया। M1 मास था तो नीचे M1G लग रहा होगा, M2 मास था तो नीचे M2G लग रहा होगा। अगर मान लो मैं 1 वाले मास के लिए इक्वेशन लिखूं तो वो इक्वेशन बेसिकली ये बनेगी कि सपोज अपन ऐसा ले लेते हैं कि 2 वाला मास नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A, 1 वाला मास जो है वो ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A। तो 1 वाले मास के लिए इक्वेशन बनती T माइनस M1G विल बी इक्वल टू M1 है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं 2 वाले मास के लिए इक्वेशन बनाऊं तो 2 वाला मास जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड वाले फोर्स को मेरे को आगे लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स M2G माइनस टी विल बी इक्वल टू M2 है। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल यार, इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लो मेरे को टेंशन की वैल्यू चाहिए तो एक काम करता हूँ, पहले अगर अपन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ये निकल के आएगी, M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में डाल दूँ, सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो जो टेंशन T की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो यार यहाँ तक का तो जो काम किया है ये एक स्टैंडर्ड वर्क है, ये जनरली सब जगह ही पढ़ाया जाता है, सबको इतना पता होता है और स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि यार ये फॉर्मूला तुमको याद ही रखना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एटवुड्स मशीन के केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और टेंशन का फॉर्मूला। अब अगली काम की बात आती है कि जो मैं ये इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट बता रहा हूँ वो क्या चीज़ है। अगर टेंशन की वैल्यू ये है तो ये जो सपोर्ट पे जो 2T लग रहा है उस 2T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके इंटू में 2 कर दो, तो इट मीन्स 4M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, राइट। और इस 2T को मैंने जस्ट टेंशन ऑफ सपोर्ट TS करके लिख दिया। सो TS की वैल्यू निकल के आई है अपने पास में 4M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, या फिर इस ब्रैकेट को मैं बोल रहा हूँ M इक्विवेलेंट। सो टेंशन एट सपोर्ट इज इक्वल टू M इक्विवेलेंट इंटू G। तो इस M इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने को याद रखना है भाई। M इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो निकल के आई है अपने पास में 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो इस चीज़ का एक्चुअली बेनिफिट क्या है कि आपने इस पूरे डायग्राम को कुछ ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया कि अब सिर्फ एक इक्विवेलेंट मास पुली से सपोर्ट से लटका हुआ है, ठीक है ना। ये सपोर्ट था और सपोर्ट्स पे टेंशन अपन ने बोला था TS है और ये मास हो गया M इक्विवेलेंट, तो नीचे लग रहा होगा M इक्विवेलेंट इंटू जी। तो TS बराबर M इक्विवेलेंट इंटू जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये पूरा का पूरा सिस्टम इस चीज़ के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि यार इक्विवेलेंट मास एटवुड्स मशीन का अपन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक्चुअली अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे देख लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है।
अपन सारे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। सपोज अपन इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 बोल देते हैं, इस वाले ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a2 बोल देते हैं, तो मैं a1 a2 भी निकाल के दिखा दूंगा। बट क्वेश्चन में सिर्फ AC पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक C, तो कैसे उसको बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है वो चीज़ अपन देखते हैं। तो देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार ये पूरा जो पुली के साथ में ये जो दो मासेस लटके हुए ना, इनको तुम अपने वही इक्विवेलेंट मास जैसा कंसिडर कर लो ना। तो इस पोर्शन का इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आना है, अभी अपन ने पीछे सीखा इक्विवेलेंट मास निकल के आता 4 m1, सपोज मैंने बोल दिया 3m हो गया, m2 जो है वो 2m हो गया, तो 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, सो इट विल बी 24m अपॉन 5। ठीक है, तो अब अपन ने क्या कर लिया, अपन ने बोल दिया कि यार ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ ऐसे कन्वर्ट हो चुका है कि यहाँ पे सिर्फ आपने पुली के साथ में एक ही हैंगिंग मास लटका हुआ है, और उस हैंगिंग मास की वैल्यू जो है वो कुछ हो जाएगी 24m अपॉन 5। ठीक है, तो अपन पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि ये 3m मास एज इट इज था, और यहाँ पे जो है ये m इक्विवेलेंट है जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 24m अपॉन 5। ठीक है, तो अब ये तो यार एक स्टैंडर्ड पुली प्रॉब्लम बन गया ना, कि इसको भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में सॉल्व किया जा सकता है। कि इस केस में क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे टेंशन मैंने बोल दिया कि TS था, तो यहाँ पे भी वही टेंशन TS है। अब इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये वाले 3m ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपन ने AC लिया था, तो ये वाले m इक्विवेलेंट का एक्सेलरेशन भी AC होगा। ठीक है, कंस्टेंट रिलेशन की हेल्प से। तो अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट पता है कि यार ये AC की वैल्यू कितनी होगी, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड, तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स जो है वो हो जाएगा m इक्विवेलेंट इंटू जी, m इक्विवेलेंट इंटू जी डिवाइडेड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड, तो टोटल मास हो जाएगा m इक्विवेलेंट प्लस 3m। और अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं भी पता है तो आप सिंपली निकाल सकते हो ना यार, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन जाएगा। अगर अपन 3m मास के लिए इक्वेशन बोले तो 3m मास के लिए इक्वेशन अपने पास में बनती Ts विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस वाले m इक्विवेलेंट के लिए अपने पास में इक्वेशन बनती m इक्विवेलेंट इंटू जी माइनस TS विल बी इक्वल टू m इक्विवेलेंट इंटू AC। अगेन ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आप पहुंचोगे इसी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन m इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल देते हैं यार। m इक्विवेलेंट की वैल्यू जो अपन ने निकाली 24m/5, और वो वैल्यू जब यहाँ अपन पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में अपने पास में निकल के आ रहा है 8g/13। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 8g/13। तो देखो ये मैंने समझाने में इतना टाइम लगा, बट आप सोचो कि अगर आपको सीधा क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना आ गया, इस पूरे सिस्टम को आप m इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप ऐसे हवा में ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है m इक्विवेलेंट की हेल्प से। अगर मान लो आपसे A1 और A2 एक्सेलरेशन भी पूछे होते तो वो भी अब अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन ने इस m इक्विवेलेंट के ऊपर टेंशन TS लिया था। इसका मतलब इस पुली में टेंशन TS है, और वही टेंशन TS यहाँ पे भी है। अब कंस्टेंट रिलेशन की हेल्प से मैं बोल सकता हूँ कि इस जगह पे टेंशन TS/2 होगा, और यहाँ पे भी टेंशन TS/2 होगा। तो अगर अपन ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन लिखें तो ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन क्या बनने वाली है, ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन जो है वो ये बनने वाली है, जस्ट सेकंड है ना, इस डायग्राम को मैं वापस उसी पेज पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपन इस जगह पूछे थे, ये TS/2 था, और इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अपन ने A1 लिया था, यहाँ पे भी TS/2 टेंशन लग रहा था,
और इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a2 लिया था अपन ने, और बिल्कुल यहाँ पे ts, यहाँ पे ts, बिल्कुल। तो ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन अपने पास में बनने वाली है कि ब्लॉक ए डाउनवर्ड जा रहा था विथ एक्सेलरेशन a1, तो आप बोलोगे ब्लॉक ए का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट विल बी 3mg माइनस ts बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 3m इंटू a1। इसी तरीके से अगर ब्लॉक बी के लिए मेरे को इक्वेशन बनाना है तो वो इक्वेशन बनेगी, ब्लॉक बी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो वो a2 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। अरे क्योंकि ओवरऑल तो ये पुली जो थी, ये पूरी की पूरी पुली नीचे जा रही है ना विथ एक्सेलरेशन ac, इसलिए कोई पर्सन अगर ग्राउंड पे बैठा हुआ है तो ग्राउंड पे बैठे हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में तो ये दोनों ही ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे। तो भाई ये a2 एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन अगर अपन बनाए ब्लॉक बी के लिए, तो ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन बनेगी 2mg माइनस ts बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 2m इंटू a2। इसमें सिर्फ एक अननोन है ts, और वो ts की वैल्यू इस इक्वेशन से आ सकती है यार, अपन ने पीछे जो ये इक्वेशन बनाई, बिकॉज मेरे को एक्सेलरेशन ac तो पता ही है ना। तो इस एक्सेलरेशन ac को अगर मैं ts की इक्वेशन में डाल दूं तो मेरे पास में ts आ जाएगा, राइट। और ts की वैल्यू हो जाएगी, ts विल बी 3m इंटू ए सी, सो 3m मल्टीप्लाई बाय ए सी की वैल्यू 8g बाय 13, सो ओवरऑल इट विल बी 24mg बाय 13। अब ये वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे डाल दी तो मेरे को a1 मिल जाएगा, अगर ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी तो मेरे को a2 मिल जाएगा। तो अपन डाल भी लेते हैं, निकाल लेते हैं एक बार, देखते हैं a1 कितना आ रहा है। तो अगर मैं वैल्यू वहाँ पे डाल दूँ सो 3mg माइनस 24mg अपॉन 13 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 3m a1। तो 39mg में से 12mg जाएगा 27mg अपॉन 13, दैट विल बी इक्वल टू 3m a1। मास मास उड़ गया, 3 से ये 9 टाइम्स कट गया, तो a1 की वैल्यू अपने पास में निकल के आई है 9g बाय 13, ठीक है। इसी तरीके से वो टेंशन की वैल्यू अगर मैंने इस इक्वेशन में डाल दी तो मेरे पास में ts मिल जाएगा, सॉरी a2 मिल जाएगा। तो इट विल बी 2mg माइनस, अगेन ये बनेगा 12mg बाय 13, दैट विल बी इक्वल टू 2m इंटू a2। सारे मास उड़ जाएंगे, 26 में से 12 जाएगा तो 16 माइनस टू 14, तो ओवरऑल इट विल बी 14g बाय 13 इज इक्वल टू 2a2, या फिर मेरे पास में a2 बराबर आ गया 7g बाय 13। तो फाइनली ये सारे अपने पास में आंसर थे। क्वेश्चन में तो सिर्फ अपने से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी पूछा था कि ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन कितना है। तो देखो आपने सीधा आइडेंटिफाई किया कि इसको इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट कर सकते थे। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला याद रखो 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2, और जैसे ही आपने वो मास निकाला फिर तो ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन चुका था, जो स्टैंडर्ड अपन केस पढ़ते हैं पुली मास प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।